चलो फ्रिक्शन। अभी तक हमने एनएलएम में जितनी बातें करी उसमें हमने फ्रिक्शन को कंसिडर किया हो ना। अभी तक हमने जितनी भी बातें करी उसमें हमने फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं किया था, बट इन रियलिटी फ्रिक्शन भी एग्जिस्ट करता है। तो आप फ्रिक्शन को समझते हैं बहुत अच्छे से। पहली चीज, फ्रिक्शन में अगर मैं तुम्हें बात करूं तो फॉर्मूला एक है बस। कितने हैं पूरे चैप्टर में? एक फॉर्मूला है, लेकिन क्वेश्चंस की वैरायटी बहुत है। वैरायटी से भी ज्यादा मुझे ऐसा लगता है पर्सनली इस चैप्टर में आपका दिमाग ज्यादा चलना चाहिए और पेन उसके बाद चलना चाहिए। यू हैव टू थिंक मोर एंड देन डू। बात समझ आ रही है? फ्रिक्शन, पहली चीज आप क्या समझते हो फ्रिक्शन से? पहले आप क्या जानते हो? लेट अस अंडरस्टैंड दैट। व्हाट इज फ्रिक्शन? क्या समझते हो आप फ्रिक्शन से? हाँ, घिसने। एक्चुअली इट इज द रेजिस्टिव फोर्स। कौन सी फोर्स है ना? चीजों को रोकती है और चीजों को चलाती भी है। अलग अलग जगह अलग अलग काम करती है। ठीक है, फ्रिक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ कुछ बातें बताऊं। कभी भी अगर ग्राउंड पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है मास m का, ग्राउंड पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है ऑफ मास m, तो कभी कभी ना क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि कैलकुलेट द नेट कांटेक्ट फोर्स। कौन सी फोर्स? कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स एज द नेम सजेस्ट, वो फोर्स जो बिकॉज ऑफ कांटेक्ट आती है। इस पर्टिकुलर केस में कांटेक्ट की वजह से एक तो आई नॉर्मल और एक आती है फ्रिक्शन। सो कभी भी अगर कांटेक्ट फोर्स पूछी जाए, इट इज ऑलवेज रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड, ये मैं पहले बता रहा हूं। मतलब कहने का मतलब है फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ कांटेक्ट फोर्स। ये कहां पे आएगी? जहां पे ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से। ठीक है, फिर ना नीति आगे बढ़ते हैं फ्रिक्शन में। आ जाओ फ्रिक्शन। पहले फ्रिक्शन समझ लेते हैं। एक्चुअली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। कितने टाइप्स हैं? 3। पहला है स्टैटिक फ्रिक्शन, लिखो मत। दूसरा है लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड थर्ड इज काइनेटिक फ्रिक्शन। पहला है स्टैटिक, दूसरा है लिमिटिंग और तीसरा है काइनेटिक। अब रियल गेम सबसे पहले आपको जिस पे मास्टरी करनी है वो ये कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देख के आपको जज करना है कि उसमें कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है। सबसे पहला गेम तो उसका। बात समझ आई? किसी भी ऑब्जेक्ट को देख के आपको जज करना है कि उस पे कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन से। लेट अस से ग्राउंड में ना एक ब्लॉक रखा है, ध्यान से सुनना। इसे पढ़ा होगा, अपन एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आप ऐसा समझो, ग्राउंड पे ऐसे एक ब्लॉक रखा है, ठीक है। इस ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना है? आराम जवाब दो। नेट फोर्स कितना है?
सिंपल सी चीज है, नेट फोर्स 0 है, क्यों? मूव नहीं कर रहा है सर। बात समझ आई? अच्छा, इसका एलबीडी बनाओ। क्या नॉर्मल इज इक्वल्स टू एमजी? वर्टिकल डायरेक्शन की कहानी खत्म। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रही है क्या? लग ही नहीं सकती सर, क्योंकि अगर लग रही होती तो ये ब्लॉक मूव कर जाता। अरे ये सो इसका मतलब इस पर्टिकुलर केस में फ्रिक्शन फोर्स कितना है? कोई फ्रिक्शन फोर्स? बहुत बढ़िया सर। ये देख, सपोज ये एसी रिमोट रखा है, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी है? अब मैंने क्या किया, मैंने आधे न्यूटन का फोर्स लगाया, ध्यान से देखना, आधे न्यूटन का फोर्स लगाया। क्या ब्लॉक मूव हुआ? मूव हुआ क्या? अरे मूव हुआ क्या? अरे मूव हुआ क्या? सोच ले। बट हॉरिजॉन्टल फोर्स तो लग रही है हाफ न्यूटन, फिर भी ब्लॉक मूव। इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स कितना है इस समय? कितना है? डायग्राम में आता है, मैंने यहां से फोर्स लगाया 0.5 न्यूटन, अभी भी ये ब्लॉक मूव, तो इस ब्लॉक को रोका किसने? फ्रिक्शन ने। ऑब्वियसली चीज है, कौन रोक रहा है? फ्रिक्शन। भाई जमीन का फ्रिक्शन, उसने रोका। तो अगर मैं आपसे पूछूं फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी है, तभी तो नेट फोर्स 0 होगा। अरे होगा नहीं होगा? मान लो मैंने फोर्स बढ़ाई 1 न्यूटन, फिर भी ब्लॉक मूव नहीं हुआ 1 न्यूटन। अब फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया? अलमारी देखिए, अलमारी ऐसे अलमारी खड़ी है, अलमारी में फोर्स लगाई 20 न्यूटन की, फिर भी अलमारी मूव। तो फ्रिक्शन फोर्स मतलब कितना हो गया? इसका मतलब एक बात समझ में आई कि ये फ्रिक्शन फोर्स कभी भी कांस्टेंट नहीं, ये किस पे डिपेंड करता है? एक्सटर्नल फोर्स। किस पे डिपेंड करता है? कुछ बात समझ आई? अरे पक्का? अरे पक्का? एक्सटर्नल फोर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ फ्रिक्शन जब तक बॉडी रेस्ट पे है, जब तक बॉडी एट रेस्ट, जब तक बॉडी मूव नहीं हो रही, तब तक जो फ्रिक्शन लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। और इस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 0 से लेके एक्सटर्नल फोर्स तक कुछ भी हो सकती है। इट कैन बी एनीथिंग। कैसे एनीथिंग? मैं आपको फील कराता हूं। ऐसे सोच, यहां पे एक अलमारी है, इमेजिन कर यहां पे एक अलमीरा रखा है बढ़िया सा, मैंने ऐसे फोर्स लगाई 1 न्यूटन, अलमारी मूव हुई, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी हुई? मैंने और बढ़ाया 10 न्यूटन, अभी भी अलमारी मूव, फ्रिक्शन फोर्स कितना हुआ? 10। बढ़ाते 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 कोई एक वैल्यू होगी जिस पे अलमारी मूव होना शुरू कर देगी, वो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, मतलब लेट अस से 50 न्यूटन। तो ये आपको ये बता रहा है कि जब तक आप 50 न्यूटन लगाओगे तब तक फ्रिक्शन 50 तक जाएगा, उसके आगे अगर आपने फोर्स लगा दी तो फ्रिक्शन और क्या स्टैटिक फ्रिक्शन समझ में आया? पहली चीज, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं है, स्टैटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट नहीं रहता, इट कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम 0 टू एक्सटर्नल फोर्स डिपेंडिंग ऑन बॉडी कैसे कितने फोर्स पे भी मूव नहीं कर रही, ठीक है नीति? अब इधर आओ, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू
this is the maximum value of static friction. कहने का मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन, सोच स्टैटिक फ्रिक्शन पहले 0 था, फिर 1 हुआ, 2 3 4 5 10 20 30 40 50. अब स्टैटिक फ्रिक्शन 50 से ज्यादा होना पॉसिबल, तो ये 50 इज कॉल्ड एज लिमिटिंग फ्रिक्शन. कहने का मतलब है इससे ज्यादा आपने फोर्स लगा दी, एक्सटर्नल फोर्स. इस फ्रिक्शन से ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा, और इस फ्रिक्शन से कम एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो ऑब्जेक्ट, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन. ठीक है, अब लिमिटिंग फ्रिक्शन होता कितना है? सो ग्राउंड पे अगर एक ऑब्जेक्ट रखा है मास m का, सो इस केस में जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, Fs भी लिखते हैं कुछ कुछ बुक्स में और Fl भी लिखते हैं. क्यों? क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन एक तरीके का स्टैटिक फ्रिक्शन ही है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू है. ठीक है, सो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज गिवन एज μs into n. ठीक है, where n is the normal force. नॉर्मल फोर्स निकालना सीखा है हमने. नॉर्मल फोर्स निकालना n इक्वल टू mg. जैसे इस केस में n क्या है? mg. क्या है? mg. और ये जो म्यू है, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. ठीक है, ये डिपेंड करता है सरफेस टू सरफेस. जैसे ग्लास का कम होता है, वुड का ज्यादा होता है. बात समझ आ रही है? स्लिपरी सरफेस का बहुत कम होता है, ऑयल गिरा दो तो कम हो गया. तो ये सरफेस की प्रॉपर्टी होती है. ठीक है, ये डिपेंड करता है सरफेस टू सरफेस. ये जनरली एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट होता है, दिया होता है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज लिमिटिंग फ्रिक्शन. मतलब यहां पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं μs into n. स्टैटिक फ्रिक्शन इस वैल्यू से ज्यादा बड़ा होना पॉसिबल, यहीं तक पढ़ा जाएगा, और ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन. ठीक है, तो बेसिकली ये दोनों फ्रिक्शन कहानी में तब आते हैं जब बॉडी किस पे होती है? रेस्ट. काइनेटिक फ्रिक्शन इसके बाद की कहानी है, जब आपकी बॉडी मोशन में आ गई. ठीक है, अब आपकी बॉडी मूव कर रही है, जैसे ये पेन इस पे स्लाइड कर रहा है, फिर भी तो ये इस पे फ्रिक्शन लगा रहा है. अरे लगा रहा है, नहीं लगा रहा? लगा रहा है. तब आता है काइनेटिक फ्रिक्शन. मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन इज इन द केस ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन इज द केस ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स. जैसे मान लीजिए कहीं पर्टिकुलर एक ब्लॉक रखा है मास m का. ठीक है, और इस पे हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाई F, विच इज लाइक बहुत बड़ी. ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन is. ठीक है, तो फ्रिक्शन लगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, और ये जो फ्रिक्शन है दैट इज Fk, काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसकी वैल्यू दी जाती है μk into n, where μk is coefficient of kinetic friction and n is normal. ठीक है, इस पूरे चैप्टर में सिर्फ यही दो फॉर्मूले और कुछ नहीं है, μsn और μkn. पहली चीज, बहुत बार ऐसा होता है क्वेश्चन में दे दिया जाता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन आर सेम,
तो भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर सेम दिया है बहुत अच्छी बात है, सेम नहीं दिया है तो और भी अच्छी बात है। आपको ध्यान में रखना है आपको कौन से फ्रिक्शन में कौन सी वैल्यू लगानी है। सबसे पहले फ्रिक्शन आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। बात समझिए, बॉडी रेस्ट पे है तो कौन सा फ्रिक्शन, दोनों स्टैटिक या लिमिटिंग, ठीक है। और अगर बॉडी मूव करने लग गई तो काइनेटिक फ्रिक्शन। बात समझिए, जैसे मान लो मैंने एक पेन लिया रेस्ट पे, इस समय कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? अरे कोई नहीं लग रहा, जीरो है। कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? इस समय कोई फ्रिक्शन, कुछ बात समझ आई? अरे पक्का, ठीक है। मान लो मैं इसको थोड़ी सी फोर्स लगाऊं, कौन सा फ्रिक्शन लगा? स्टैटिक, ठीक है। मान लो मैं इस ऑब्जेक्ट को हाथ में लेके ऐसे चलूं, कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है दोनों के बीच में? जीरो। कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? रिल जीरो कैसे लग रहा है? हाँ ठीक है, वो बात में बताता हूँ। खैर, अरे को परेशान मत करो, बात बताता हूँ, ठीक है। जैसे कुछ अदर वर्ड में बताता हूँ। मैं आपसे कुछ ऐसा पूछा, मान लो एक ऑब्जेक्ट है ए, एक ऑब्जेक्ट है बी। बात समझ में आई? मान लो पूरा सिस्टम आगे मूव कर रहा है एक्सेलरेशन ए से। किससे मूव कर रहा है? एक्सेलरेशन। बात समझ आई? अब अगर मैं ग्राउंड से खड़े होकर देखूं तो क्या बी ब्लॉक भी आगे जा रहा है? अरे जा रहा है ना, फील कर इसको, क्या बी ब्लॉक आगे जा रहा है? उसको आगे कौन सी फोर्स लेके जा रही है? ए और बी के बीच का फ्रिक्शन। अगर ए और बी के बीच में, देख मान ले मेरा हाथ है ए और ये है बी, अगर इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता तो ये ब्लॉक ऐसे ही नीचे गिर जाता। अरे बात समझ आई? बट अगर ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो इनको साथ में चला कौन रहा है? इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच जो फ्रिक्शन लग रहा है वो इनमें से कौन सा है? स्टैटिक। कौन सा है? क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी मोशन नहीं। ये जो मैं बोलता हूं ना रेस्ट, रिलेटिवली रेस्ट, जिस ऑब्जेक्ट पे आप फ्रिक्शन निकाल रहे हो ना उसका मोशन डिफाइन कर रहा है। कुछ बात समझ आई? जैसे अगर आप मुझसे पूछ रहे हो सर ए और ग्राउंड के बीच में कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? काइनेटिक, क्योंकि ए मूव कर रहा है। बट ए और बी के बीच में कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? स्टैटिक, क्योंकि बी मूव ये है। और अगर मूव करते करते बी स्लिप होने लग जाए, स्लिपिंग देखा है? स्लिप होने लग जाए मतलब ऐसा सिचुएशन, आगे जा रहा है और ये, तब ए और बी के बीच में कौन लग रहा है? ऐसे कहानी चल रही है। कुछ बात समझ आई? ठीक है। रनिंग इन शॉर्ट, तीन टाइप के फ्रिक्शन होते हैं, स्टैटिक, काइनेटिक और लिमिटिंग। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0 से लेके लिमिटिंग फ्रिक्शन तक कुछ भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। और जब बॉडी रेस्ट पे होती है तो ये दोनों फ्रिक्शन लगते हैं, जब बॉडी मूव करने लग जाती है तो काइनेटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आता है। फिर ना
दिखा दूं? देखो पहला क्वेश्चन है, मैं करता हूं। कह रहा है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक व्हेन फोर्स F इज, अगर 5 न्यूटन है, अगर 25 है, और अगर 50 है। बात समझ आई? अरे देख लिया आदि ऊपर क्या लिख रहा है, क्या लिख रहा है बता मुझे। लड़की को प्रेम लेटर लिख रहा है, कैसे लिखा? क्वेश्चन लिख रहा था। सुनो मेरी बात, सबसे पहले कभी भी फ्रिक्शन के क्वेश्चंस आते हैं, ऑलवेज कैलकुलेट लिमिटिंग फ्रिक्शन। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू एस इंटू एन। म्यू एस कितना है? 0.5। और इस पर्टिकुलर केस में नॉर्मल कितना है? mg। अरे नॉर्मल इक्वल टू क्यों mg? क्योंकि बॉडी के एफबीडी में ऊपर लग रहा है नॉर्मल, नीचे लग रहा है, बात समझ आई? ठीक है, तो mg अगर मैं ले लूं 50, तो 0.5 इंटू कितना आया? लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आया? मतलब ये ग्राउंड 25 न्यूटन तक की फोर्स को रेजिस्ट कर सकता है। तो अगर आप हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाओगे 5 न्यूटन, तो क्या ब्लॉक मूव करेगा? एक्सेलरेशन कितना? और 5 न्यूटन जब आपने हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाई है, तो फ्रिक्शन फोर्स कितनी लगी? 5 न्यूटन। 25 न्यूटन उतना अवेलेबल है, लगी कितनी? बात समझे? जब आपने 25 न्यूटन फोर्स लगाई हॉरिजॉन्टल, क्या ब्लॉक मूव करा? क्या ब्लॉक मूव करा? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अब फ्रिक्शन फोर्स कितनी लग रही है? ठीक है, जब आपने 50 न्यूटन फोर्स लगाया, तो क्या ये ब्लॉक मूव करा? लेकिन अब स्टैटिक फ्रिक्शन, अब कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। सो हमने निकाला काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू। ध्यान दे, नॉर्मल है mg, दैट इज 50। काइनेटिक फ्रिक्शन इज 0.6 इंटू 50, 30 न्यूटन। काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है? मतलब इस ब्लॉक के एफबीडी में हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है 50 न्यूटन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लग रहा है? सो एक्सेलरेशन कितना हुआ? 50 माइनस 30, दैट इज 20 बाय मास। और कोई अगर फ्रिक्शन पूछ ले तो कितना है? 30। ऐसे करते हैं सब। पहले दो फ्रिक्शन कौन से हैं? काइनेटिक, स्टैटिक। ये स्टैटिक है, ये लिमिटिंग है, और ये दिस इज हाउ यू टैकल क्वेश्चंस ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के नहीं होता। सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल के यू हैव टू एनालाइज कि यार ऑब्जेक्ट मूव करेगा भी कि नहीं। अगर करेगा तो काइनेटिक पे जाओ, कुछ बात समझे? और अगर काइनेटिक के केस में आपको बोला कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सेम है, तो फर्क क्या आएगा? यहां पे बस आ जाएगा 0.5, 25, तो हम 25 लगा देंगे, मतलब 50 माइनस 25 बाय 2। कुछ बात समझ आई? फ्रिक्शन के क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, सिंपल सिंपल टाइप, उसमें दिमाग ज्यादा लगता है।
कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। मिटा सकता हूं पहले की कहानी। हो गया निखिल? नीति क्या चल रहा है स्कूल में? ये चल रहा है स्कूल वाले यार, कैसे कवर करेंगे? हाँ बहुत आज ये वीक में तो पूरा ही आ चलो 2 बुक है ना? 2 अब 2 बुक्स है बट अभी एमडी में नहीं लिख पाई। एमडी कब है? कैसे खत्म हुआ? जबरदस्ती कुछ भी पूरी बुक नहीं आ रही है, थोड़े चैप्टर है 5 6 चैप्टर। वो भी नहीं कर पाएंगे। एनएलएम है, फ्रिक्शन है, सर्कुलर वर्क पर एनर्जी सेंटर। पहला है किसी को? चलो ऑफर्स में बताता हूं। देखो सबसे पहले इस ब्लॉक का एफबीडी बनाया हमने। क्वेश्चन हमेशा ऐसे सॉल्व करना। सबसे पहले ब्लॉक का एफबीडी बनाया तो ब्लॉक पे नीचे लगी एमजी 20, ऊपर लगी नॉर्मल, है ना? नॉर्मल लगा ना? अच्छा, हॉरिजॉन्टल फोर्स के कंपोनेंट कर लिए तो ये लगा 10 cos 37 दैट इज 8। 4/5 होता है ना? ऊपर 6 और ऊपर लगा 6। आधे बच्चों ने ये गलती कर दी। कोई बात नहीं, आगे देखो, आगे देखो। प्रश्न में तो कहानी ये लगी, ठीक है?
अरे पक्का। सबसे पहले वर्टिकल डायरेक्शन में नॉर्मल कितना आया बेटा? 14। लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाला हमने, दैट इज म्यू एस इंटू 14। कितना आया बेटा? 4.2 न्यूटन। मतलब ये ग्राउंड इतना फोर्स लगा सकती है, और लग कितना रहा है? तो क्या ये ब्लॉक मूव करेगा? अरे मूव करेगा। तो अब यहां लगाते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लगा? अब क्योंकि दोनों कोएफिशिएंट सेम है तो काइनेटिक फ्रिक्शन भी लगा 4.2। तो एक्सेलरेशन कितना आया? 8 माइनस 4.2 अपॉन 2। जो भी आएगा यहां से आंसर। अरे एफ नेट इक्वल टू एम ए, मास से डिवाइड कर दिया। दिस इज हाउ यू डू इट। सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालो, सबसे पहले नॉर्मल निकालो, नॉर्मल के बाद लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालो और चेक करो कि बॉडी मूव भी करेगी कि नहीं। अगर मूव नहीं करेगी तो क्वेश्चन वहीं खत्म, और अगर मूव करेगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगा के आंसर निकालो। ठीक है, ये ट्राई करो। मिटा दूं वाला?
क्या पॉइंट 1 है? Acceleration. अच्छा देख, ये आंसर नहीं आ रहा, मैं तो कुछ भी लिख दे रहा हूँ। आया होता तो बोलता नहीं वो। नहीं मतलब अलग आ रहा है। कितना आ रहा है? 2.6 ओके, और बाकी अभी टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। सर 1.2 तीनों का लगा। तेरा क्या है? चलो मैं करता हूं। नीचे तो लगी देखो mg, दैट इज 40, बराबर है ना? हॉरिजॉन्टल लगी कौन सी? 20 cos 37, दैट इज 16, और ऊपर से लगी 12, और ऊपर लगी नॉर्मल। सो नॉर्मल इज इक्वल्स टू 52 न्यूटन। निखिल क्या गलती करी? तो मैंने आरो नहीं देखा 20 न्यूटन नीचे। अच्छा तूने ऊपर करके लगाया, हाँ कोई बात नहीं। हाँ सर मेरा है। प्रोसीजर देख ले, फिर अगर सही है तो क्वेश्चन बदलो ही मत। हाँ सही है। ठीक है ना? नॉर्मल आ गया 42। सबसे पहले हमने निकाला लिमिटिंग फ्रिक्शन, दैट इज नॉर्मल इनटू कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये आया 15.6 न्यूटन। और हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है 16 न्यूटन। तो भाई साहब ये ब्लॉक तो मूव करेगा 100%, बट जब मूव करेगा तो यहां फ्रिक्शन लगेगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, कौन सी? काइनेटिक फ्रिक्शन। सो काइनेटिक फ्रिक्शन इज नॉर्मल इनटू 0.2, दैट इज 10.4 न्यूटन। सो F net equal to ma, 16 minus 10.4 is equals to 4 into 8. 16 minus 10.4 is 5.6. क्या है? किसका सही आ रहा है? उधर तक आया था 15.6 तक। हाँ उसके बाद नहीं। काइनेटिक का नाम था। काइनेटिक भूल गए। बात समझ आ रही है? अनवी तुमने क्या मिस्टेक करी? सर काइनेटिक नहीं होता। तो फिर तो आंसर तुम दोनों का सेम आना चाहिए था। मेरा तो उसका तो मैंने पॉइंट हुआ। calculations गलत बात समझ आई है? सर मतलब अगर ब्लॉक मूव करता है तो काइनेटिक लगाना है। लगेगा ही काइनेटिक, स्टैटिक लगना पॉसिबल ही नहीं। सॉरी, लास्ट क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन में क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक और काइनेटिक दोनों सेम थे, तो तू काइनेटिक निकालेगी तो वही आएगा जो लिमिटिंग आ रहा है। बात समझ आ रही है? वो ट्राई कर। अब इंक्लाइन को उठा दिया यार।
कितना आ रहा है? 0.2. ओके 4.4. चलो अब मैं करता हूं। देखो इंक्लाइन प्लेन ये मैं करूंगा, वो तुमसे होना चाहिए, ठीक है? देखो सबसे पहले ब्लॉक का एक्टिविटी बनाया, यहां पे लगी नॉर्मल फोर्स, यहां पे mg cos 37, यहाँ हाँ यहाँ कॉस है mg cos, so 100 into 4 by 5 कितना? 80 न्यूटन। और यहां पे लगी mg sin 37, that is 60 न्यूटन। सो नॉर्मल की वैल्यू कितनी आई बेटा? 80। नॉर्मल कितना आया? 80। अरे आया ना? हाँ ओके बहुत बढ़िया। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आया? नॉर्मल इनटू 0.3 24 न्यूटन। क्या एक्सटर्नल फोर्स लिमिटिंग से ज्यादा है? इसका मतलब ब्लॉक तो मूव होगा, पर जब ब्लॉक मूव होगा तो फ्रिक्शन कौन सा लगेगा? 0.2 इंटू नॉर्मल कितना है? 80 16 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन आया F net इक्वल टू ma 60 माइनस 16 is equals to 10a. Acceleration is 4.4. आया निखिल? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। कुछ बात समझ में आई है? करेक्ट करना भाई साहब, गलत मत कर देना, ठीक है रजनी? ये मिटा दो। इसमें करना है इसमें हाँ एक्सेलरेशन निकालना है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। Calculate the acceleration.
नहीं थी? क्या बात कर रही है? टू पॉइंट 2.1 वन आ रहा है। रेडी ना पहले आगे कर एक्सेलरेशन कुछ मतलब करा के हाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गया। क्या? लिमिटिंग फ्रिक्शन चेक करो एक्सटर्नल फोर्स बड़ी है एक छोटी है। सर छोटी है। छोटी है तो मूव नहीं करेगा फिर तेरा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बहुत बड़ी है। अरे तो तू तेरा करना यार। मैं नॉर्मल क्या आया? घुसा आया नॉर्मल। मैंने सर एक मिनट नहीं आंसर गलतियां करो तभी सीखोगे। सर इसके लिए तो कुछ नहीं हो। नहीं गलतियां करो आंसर अरे में तो हो गई लेकिन गलती सर की लेकिन तो किया है मैंने ना। चलो 46 है ना। ये लगा नॉर्मल मेरा 38 है। ये लगा कितना 40 40 cos 37 हाँ 32 32 आ रहा है so हाँ 40 into 4/5 अभी तक और ये लगा 40 sin 37 24 फिर इसके भी कंपोनेंट्स किए ये लगा 6 ऐसे लग रही है 10 cos 37 दैट इज और ऊपर से लग रही है 6 बात समझ आई सो नॉर्मल तो आया 6 plus 32 दैट इज 38 लिमिटिंग फ्रिक्शन आया 38 into 0.3 कितना 11.4 और एक्सटर्नल फोर्स कितनी है 24 minus 8 16 तो लिमिटिंग से तो ज्यादा है और लिमिटिंग से बड़ा बड़ा है तो ऊपर लगेगी काइनेटिक फ्रिक्शन दैट इज 0.2 into 38 7.6 न्यूटन सही ना सो F net equal to MA F net is 24 minus 8 minus 7.6 is equals to 4 into A यहाँ से जो भी एक्सेलरेशन आएगा वो आंसर 2.6 सिर्फ 6 और 8 में का डॉट हो गया बाकी आंसर इधर जो 7 अरे गड़बड़ हुआ ना गड़बड़ हुआ ना गलती से तो ठीक याद रखना और नहीं कराऊंगा बहुत हो गया 2 ब्लॉक करा दिए 2 इंक्लाइन करा दिया समझ में आया बेटा नीति अनवी क्लियर है ना पिक्चर एक स्टैंडर्ड रिलेशन है निकाल के रख लेते हैं कभी कभी स्कूल में भी पूछ लेते हैं बताओ और ऐसे कोई मतलब बहुत खास चीज नहीं है निकाल लेते हैं हेडिंग डालो मिनिमम फोर्स टू मूव अ ब्लॉक नहीं उससे पहले हेडिंग डालो एंगल ऑफ रिपोज एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है एंगल ऑफ रिपोज सुना है पहले कभी नहीं हाँ एंगल ऑफ रिपोज ऐसा सोच ये ब्लॉक रखा है क्या है रेस्ट पे हाँ मैंने इसको इंक्लाइन किया क्या अभी भी रेस्ट पे हाँ तो पीछे रखता हूं
और इंक्लाइन किया, क्या अभी भी रेस्ट पे है? हाँ। एक पर्टिकुलर एंगल ऐसा आएगा जब ये मूव कर जाएगा, उस एंगल को क्या बोलते हैं? बेसिकली मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लाइन एट विच द बॉडी रिमेन्स एट, वो मैक्सिमम एंगल कि अब आपने इससे हल्का सा भी और बढ़ा दिया तो बॉडी नीचे गिर जाएगी, उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। स्टैंडर्ड रिलेशन है, देखो कैसे आता है। थीटा, ये बॉडी रखी है मास, ठीक है बेटा, ठीक है ना? मान लो अपना कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज म्यू। काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट मैंने जान करके नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि हम रेस्ट पे बॉडी की बात करने वाले हैं, तो काइनेटिक फ्रिक्शन की जरूरत। अब ऐसा सोचो, ये वो मैक्सिमम एंगल है जिस पे ये बॉडी रेस्ट पे। अच्छा, एफबीडी बनाते हैं अपन, नॉर्मल जी cos थीटा यहां पे लग रही है mg sin थीटा, और ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है? लिमिटिंग फ्रिक्शन, k नहीं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। कौन सी फोर्स? बॉडी रेस्ट पे है, ये बॉडी अभी भी नीचे गिर, हालांकि नीचे फोर्स लग रही है mg sin थीटा, लेकिन उसको रोका किसने? लिमिटिंग या स्टैटिक फ्रिक्शन बोल दो, तो ध्यान मत लो, स्टैटिक फ्रिक्शन। बात समझ आई? अब होगा क्या, जैसे जैसे आप ये एंगल बढ़ाओगे ये वैल्यू बढ़ेगी, और जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ेगी, ये कब तक बढ़ सकती है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। कब तक बढ़ सकती है? लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन दैट इज पॉसिबल। इसके आगे तो बढ़ना पॉसिबल। अगर ये वैल्यू इससे बड़ी हो गई तो क्या ब्लॉक नीचे गिर जाएगा? अरे पक्की बात। मतलब कहने का ये है कि फॉर दिस ब्लॉक टू बी एट रेस्ट, लिमिटिंग फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन या इक्वल टू mg sin थीटा। ये कंडीशन होना चाहिए, तब तक आपका ब्लॉक रुका रहेगा। जिस समय ये बड़ा हो गया उस समय आपका ब्लॉक नीचे गिर जाएगा। बात समझ आई? ठीक है। और मैक्सिमम कंडीशन की अगर हम बात करें तो दिस शुड बी मैक्सिमम कंडीशन, क्योंकि हमें निकालना है मैक्सिमम एंगल कितना होना चाहिए। ठीक है, तो क्या किया हमने? लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल शुड बी इक्वल टू, ठीक है, मैं ग्रेटर देन इक्वल टू का ही सिंबल लगा के चलता हूं, तो बच्चे कंफ्यूज देख रहे हैं। ठीक है, बड़ा होना चाहिए। नॉर्मल इज इक्वल्स टू, इस पर्टिकुलर केस में mg cos थीटा, सो म्यू mg cos थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg sin थीटा। mg ने mg को मारा, cos थीटा इधर चला गया, तो ये बना tan थीटा शुड बी लेस देन इक्वल टू दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, किसी भी सरफेस का एंगल ऑफ रिपोज ये है। ठीक है, कि उसका जो भी थीटा है 30, 45, 50 जो भी है, उसका जो tan है वो हमेशा उसके कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से कम होना चाहिए। अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से आपने बढ़ा दिया, उसको इतना इंक्लाइन कर दिया कि tan थीटा बड़ा हो गया म्यू से, तो आपका बॉडी नीचे गिर जाएगा। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा कोएफिशिएंट है ये? स्टैटिक फ्रिक्शन। बात समझ आई? अरे पक्की बात।
प्लीज नोट, ये मास पे डिपेंड नहीं नहीं करता। किसी भी इंक्लाइंड प्लेन से बॉडी नीचे गिरेगी या नहीं गिरेगी, ये उसके सरफेस पे डिपेंड करता है, उसके मास पे डिपेंड। नहीं करता। गॉट इट? दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिपोज। डालो। हेडिंग डालो, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी। मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी। बुक्स वगैरह में दिया होता है, कभी कभी स्कूल में बोल देते हैं भाई प्रूफ कर दो, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ, और कोई खास चीज नहीं है। मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी। ऐसा समझो ये अपना सरफेस है, इस पे एक ब्लॉक रखा है, मास m, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ले लो आप अपना म्यू, ठीक है। अगर म्यू दिया है मतलब दोनों कोएफिशिएंट सेम, ठीक, ऐसा सिस्टम है। अब आपको मूव करना है, तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि कम से कम कितनी फोर्स लगाऊं कि ये मूव कर जाए, ठीक है। अच्छा, पहले तो मेरा एक सवाल है, अगर मुझे इस ब्लॉक को मूव करना है कम से कम फोर्स में, तो मैं इसको धक्का दूं या खींचूं? इट इज इजियर टू पुल और इजियर टू पुश? So pull. Depend. push पुश कवर को नीचे दिया है तो इट इज इजियर टू पुल और पुश। पुश हाँ, पुश वो एयरपोर्ट में अगर जाते हो तो बैग को ऐसे धक्का देते हुए चलते हो कि खींचते हुए चलते हो? वो बात नहीं हो पुल करते हो, पुश करते हो? पुश किया करो ना यार, अरे बोल ना। इट इज इजियर टू पुल और पुश। देखो इन रियलिटी तो अभी पुश बोल रहा है इट इज इजियर टू पुल और पुश। पुश पुश अरे बताओ यार, पुश जो बड़ी अलमारी होती है इसको तो पुश सर इसके लिए तो बोलना हाँ, है। इसमें तो push एक्चुअली वो हाइट पे डिपेंड और grip करने के लिए कुछ तो चाहिए ना सर, pull करना है। है ना। हाँ तो बट ठीक है, एक नॉर्मल, चलो एक अपने से इसका हाइट ऐसे नॉर्मल स्टैंडर्ड अपनी बातें कर रहे हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं,
तो उनको मैं खींचूं या धक्का दूं? इसको पुश करूं या पुल करूं? एक्चुअली मैं आपको दोनों करके बताता हूं, आपको लॉजिक समझ में आएगा। देख मेरी बात, मान लो मैं इसको पुल कर रहा हूं, एफ किसी एंगल पे थीटा पे, बात समझ आई? इसको मैं खींच रहा हूं, तो देख जब मैंने इसके कंपोनेंट्स किए तो पहले तो एफबीडी बनाया तो नीचे आया एमजी, ऊपर आया नॉर्मल, बाहर लगा एफ cos थीटा, ऊपर लगा एफ साइन थीटा। बोलो पहले कोई तकलीफ? पक्की बात? अब देख सबसे पहले नॉर्मल निकाला, तो नॉर्मल प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू mg। नॉर्मल प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू, सो नॉर्मल इज इक्वल्स टू mg माइनस, चलो दो बात समझ आई? ध्यान से देख, नॉर्मल आ रहा है mg माइनस एफ साइन। अगर आप इसको पुश करते तो ये कंपोनेंट नीचे आता। कुछ बात समझ आ रही? अगर आप इसको पुश करते तो ये कंपोनेंट, उस केस में नॉर्मल इज इक्वल टू mg प्लस एफ साइन थीटा। मतलब जब आप चीजों को पुश करते हो नॉर्मल बड़ा होता है, और जब आप चीजों को खींचते हो तो नॉर्मल, तो अगर नॉर्मल बड़ा है मतलब फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा, तो आपको उतना ही रेजिस्टिव फोर्स लगेगा। लेकिन जितना नॉर्मल कम है उतनी फ्रिक्शन फोर्स, तो आपको रेजिस्टिव फोर्स कम मिलेगी। दैट इज व्हाई इट इज इजियर टू पुल। अरे मैं बोल रहा हूं ना, हाइट पे डिपेंड करता है, वो एक अलग बात हो गई। मैं अपने से छोटे ऑब्जेक्ट्स इन जनरल तो हाइट पे डिपेंड करता है, वो भी मैं तुम पे छोड़ता हूं, सोचना हाइट में भी कैसे। पर खैर कुछ लॉजिक समझ में आया? अपने नॉर्मल जनरल छोटे ऑब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो इट इज इजियर टू पुल, हम उनको खींचते हैं। क्यों? उसका लॉजिक सिंपल है, जब आप चीजों को खींचोगे नॉर्मल कम हो जाएगा, और नॉर्मल कम हो जाएगा मतलब फ्रिक्शन फोर्स कम लगेगी। बात फोर्स दोनों साइड से लगेगी तो इक्वल ही होगा ना? सॉरी बेटा, तो मतलब इस साइड से फोर्स लग रही है और यहाँ पर इस साइड से पुश। एफ ये सेम होगा ना? नहीं नहीं नहीं, एंगल पे है ना फोर्स आप लगा रहे हो। हाँ ओके, तो विदाउट एंगल पे परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगा है, तो मतलब उस साइड पर। अच्छा इधर से लगाया। हाँ। हाँ तो मैं इसलिए मिनिमम फोर्स निकालने वाला हूँ। तो मिनिमम फोर्स निकालने के लिए मैंने क्या किया, एक पर्टिकुलर एंगल पे ले लिया है कि जो भी मिनिमम होगा, अगर मिनिमम होगा तो एंगल 0 आ जाएगा, अगर मिनिमम आना होगा तो एंगल 90 आ जाएगा। मतलब किसी पर्टिकुलर एंगल पे मिनिमम फोर्स आएगी। तो मैंने एक बीच की वैल्यू ली है कि कोई एंगल ले लिया, मैंने कोई स्पेशल केस नहीं लिया कि हॉरिजॉन्टल लगाओ या वर्टिकल लगाओ। ठीक है, ये आया नॉर्मल। ठीक है ना? सुनना ध्यान से, नीति ध्यान से देख, एनसीईआरटी के लिए बता रहा हूं। नॉर्मल आ गया, अच्छा बहुत बढ़िया सा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना हमने, कितना आया? म्यू इंटू एन, दैट इज म्यू mg माइनस, अगर इस ऑब्जेक्ट को मूव करना है, मतलब मिनिमम फोर्स, कम से कम फोर्स, दैट मींस f cos थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, बड़ा होना चाहिए, f cos थीटा should be greater than equal to limiting friction for movement। बोलो कोई तकलीफ? पक्की बात? अच्छा, अगर मैं मिनिमम फोर्स की बात कर रहा हूं तो f cos theta should be equal to मिनिमम फोर्स। बराबर कर दो साहब, इतनी फोर्स पे जस्ट इतनी फोर्स लगा के हल्के सा और बढ़ाएंगे तो ड्रॉप मूव कर जाएगा। अरे सही बात है, आओ सॉल्व कर दो। f cos थीटा
इज इक्वल्स टू, कैलकुलेशन देखते रहना प्लीज, म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा। ये इधर ले आया, ध्यान से देखना, ये इधर लेके आया और f कॉमन ले लिया, f इज इक्वल्स टू म्यू एम जी अपॉन cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। कुछ बात समझ में आई? ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि ये कम से कम कितनी हो, मिनिमम वैल्यू बताओ मुझे। तो ये मिनिमम कब होगी? जब डिनोमिनेटर अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगा। When this will become maximum, this will become minimum. So अब हम इसको मैक्सिमम करेंगे। तो मान लो मेरे पास फंक्शन है cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, मुझे चाहिए कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। याद कर, मैक्सिमम वैल्यू डिफरेंशिएटेड पुट इक्वल टू 0, मैक्सिमा मिनिमा। किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करके 0 रख दो तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू आती है, आती नहीं आती? अरे कुछ याद है मैक्सिमा मिनिमा गलती से डिफरेंशिएशन में भूल गए तो? किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर दो तो आपके पास उसकी मैक्सिमम वैल्यू आती है। इसको डिफरेंशिएट किया, cos थीटा का डिफरेंशिएशन इज माइनस साइन थीटा प्लस म्यू cos थीटा। जब हमने इक्वल टू 0 प्लेस किया, साइन थीटा उधर जाएगा, cos नीचे जाएगा, मतलब tan थीटा आ जाएगा म्यू। इस चीज को उठा के हमने रख दिया यहां पे, ठीक है? इस चीज को उठा के कहां रख दिया? यहां पे। सो हमारे पास जो मिनिमम फोर्स आई रिक्वायर्ड टू मूव अ ब्लॉक, दैट इज म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। पूछिए, उतारो, टेक दिस डाउन। सर ये भी देखेगा। हाँ, लिखना है, यस।